Good evening and welcome to this episode of Economy and Science Podcasts. And today, what we're going to discuss or what we're going to talk about is how people are normally confused after they complete their graduation, especially students from the science background. We're talking about engineering students or students who've completed the BSc or even MSc, right? So we have with us Dr. Salim, who has been teaching for about 10 years. 10 years, yes, 10 years, across various places in India. His primary interest or primary domain of teaching is science and technology for civil services aspirants. Yes. Right? Yes. Great. And yes, of course, if you wish to continue receiving updates on such kind of podcasts, do not forget to hit that subscribe button and also the bell icon, just so that you're notified every time a video like this goes up. Now, education is completely related to the economy of the country. Yes, definitely, Right? definitely. Now, what's happening here is what we normally notice is that people usually get very confused after they complete Graduation. right? And you've been teaching for civil services aspirants for, like you said, 10 years, last 10 years. nearly a decade, Yes. across all places. All over India. All over India. So before we go to the main topic, what I need to know is, how's your experience been? Let's compare the rest of India And with Assam. Assam. एक्चुअली कंपैरिजन की अगर बात करें हम तो कंपैरिजन आसाम इज़ एक्चुअली थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कट है एग्जैक्टली पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जो कि मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या उनकी इंफॉर्मेशंस हैं उनसे थोड़ा सा कटा हुआ महसूस किया, उनसे थोड़ा सा हमने अलग महसूस किया कि इंफॉर्मेशन जितनी अदर इंस्टीट्यूट्स को अदर स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया मिल पाती हैं, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में वो अवेयरनेस की लैक ऑफ अवेयरनेस है। ये मैंने चीज़ें यहाँ पर ऑब्ज़र्व की। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप लैक ऑफ अवेयरनेस है तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपको अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर आप आगे किधर इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैन इंडिया एंड आसाम स्टूडेंट्स। और अब हम जहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि आज हम लोग बैठे हुए हैं विवेकानंद सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में, और ये इंस्टीट्यूट अभी ऐसे ही तो शुरू हुआ है कि जो सर्विसेज बाहर के स्टूडेंट्स को मिल रहा है वो सर्विसेज असम में मिले। बिल्कुल इसीलिए और आप इनके साथ ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं दिल्ली से इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पर आकर उन स्टूडेंट्स को। और सबसे बड़ी बात है इस आसाम के स्टूडेंट में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मैंने देखी है कि दे आर डेडिकेटेड, दे आर वेरी हम्बल, ठीक है, दे आर लेबोरियस, बट लैक ऑफ अवेयरनेस, मैंने आपको जैसे बताया कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से दे आर डाइवर्टेड ना। तो जब एनर्जी को हम डाइवर्ट कर देते हैं तो एग्जैक्टली उसका रिजल्ट और आउटपुट नहीं निकल पाता। और जो आसाम में मैंने देखा, तो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली इसीलिए हैं क्योंकि हम सारी एनर्जी को जिधर फ्लो कराना है उधर की तरफ हम फ्लो करा पाए, उन्हें उसे एक डायरेक्शन दे पाए। दैट्स वाई वी आर हेयर। सो इसको अभी ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। यस, डेफिनेटली, राइट, बिकॉज अभी अगर देखने गया तो जैसे आपने भी बताया कि इंफॉर्मेशन जो पैन इंडिया में मिला जाता है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द मेट्रोस। यस, ऐसे मेट्रो का बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं छोटे छोटे शहरों का भी बात कर रहा हूँ। जैसे आप पटना भी चले गए हैं या बिहार के छोटे छोटे टाउन में भी चले गए या केरला, they are all well informed. yes. जो इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाता है, जो यहाँ पहुँचता है, वो लोग को शायद 5 साल पहले ही वो इंफॉर्मेशन पहुँच गया। Yes. So yes, we have that time gap. Yeah, time. Right. Although अगर बोलने गया तो the sun rises here first. Yes. yes. But education goes there first. Goes there first. तो ये चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से जो इस चैलेंज को अगर हमें ओवरकम करना है तो हमें
सबसे बड़ी बात होगी कि जो टीचिंग फैटर्निटी है उसे थोड़ा सा पूरे इंडिया की, मैं टीचिंग फैटर्निटी, क्योंकि आसाम और नॉर्थ ईस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हमें इनको उस पूरी टीचर फैटर्निटी की ये मतलब कह सकते हैं कि ये होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि हमें इन तरफ भी आकर और यहाँ के बच्चों के साथ मिलकर बैठकर बातें कर हमें इनकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये सिर्फ आसाम के टीचर्स का ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मैं पूरे पैन इंडिया के टीचर्स की बात करता हूँ। क्यों करेंगे वो इसलिए करेंगे, हाँ, उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस को पहल करनी पड़ेगी जो यहाँ पर सेंटर्ड हैं। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट, आपने बात करी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, तो अब ये क्या कर रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से टीचर फैकल्टीज़ को बुलाता है और यहाँ पर आता है, और फिर उसके बाद बुलाकर हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। यहाँ पर ही सेमिनार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी हमने तेजपुर यूनिवर्सिटी में सेमिनार किया है, एक बहुत बड़ा सेमिनार हमने किया, ऑनलाइन सेमिनार किया। इससे पहले हम लोग ईटानगर में सेमिनार कर रहे हैं, यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे प्लान है कि हम लोग 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट में अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अगर कि कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी ग्रिम नहीं हुई तो फिर हम प्लान कर रहे हैं कि 6 to 7 डिस्ट्रिक्ट में, आसाम के 6 to 7 डिस्ट्रिक्ट में, खास करके अपर आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे ज़्यादा बैकवर्डनेस है, तो उधर जाकर हम लोग वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम और साथ ही साथ एक तरीके से कुछ ऐसे सेमिनार करेंगे जिससे कि लोगों को पता चल सके कि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास पोटेंशियल तो है बट किधर मूव करें। तो इसके लिए जो आपने कहा कि पहल कौन करेगा, वो आपके ही इस आसाम के नेटिव्स को ही करना पड़ेगा, जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर कर रहे हैं, आप हैं, आप जैसा कर रहे हैं कि आप आसाम की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो है जिसको इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं, एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। आपके मैंने चैनल को देखा है, तो आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से पोटेंशियल आप अपना पुट कर रहे हैं इस चीज़ में, आपके जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। फिर पीछे से सपोर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार। वो बड़ी बात है एक्चुअली। इसमें मैं आपको एक मेरा पर्सनल, जी मैं भी एक ट्रेनर है एक टाइप पर। जी। और हम लोग जब नॉर्मली फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, मैं कोई जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन असम के अंदर ही मैं टीचर्स को दोषी नहीं ठहराऊंगा। आई वोंट ब्लेम देम, बिकॉज even if they want to develop themselves, they're so burdened with extra work कि कॉलेज में ही हो, कहीं पे हो, कि क्या करें, आज रेगुलर काम करें या खुद का डेवलपमेंट के लिए जाए। और रेगुलर काम छोड़ दिया तो ये हिट होता है, और खुद का डेवलपमेंट करने गए तो रेगुलर काम हिट हो जाता है। सो वो लोग मतलब stuck in a catch-22 situation। इसमें कैसे, मतलब उसके लिए मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि जैसे कि आसाम की यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने टीचर्स को एक वक्त दें, एक टाइम दें कि वो ट्रेन होकर दिल्ली में ट्रेनिंग लेने के लिए जाएं। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की हैं वहाँ पर ट्रेन होने के लिए जाएं, वहाँ पे कुछ दिन उनको रहने के लिए एक तरीके से, मैं अगर यहाँ के टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पेड उनको, जैसे कि उनका जो भी चल रहा है, हाँ, पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिससे कि उनकी जो चीज़ें हैं वो भी बैलेंस रहें, और साथ ही साथ वो जब वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आएँ और फिर उनकी जिम्मेदारी हो कि वो यहाँ के जो स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जाकर वो इस चीज़ को, अवेयरनेस को फैलाएँ। तो इस तरीके का कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करते हैं या फिर जिस तरीके से ट्रस्ट बेस पर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें भी करना पड़ेगा। अगर वाकई में हम नॉर्थ ईस्ट को और ख़ास करके आसाम को अगर हम बहुत आगे देखना चाहते हैं तो टीचर्स के बारे में अगर बात किया तो वो एक दूसरा टॉपिक ही चलेगा। हाँ, वो टॉपिक अलग हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा। हाँ, उसके लिए अलग प्लान्स होंगे, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है ये प्राइमरली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। जैसे हम लोग ये शुरू होने के पहले बात कर रहे थे, किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी नहीं मिला, जाके MBA किया जी, और उसके बाद घुस गया मार्केटिंग लाइन में, मतलब वो इंजीनियरिंग डिग्री पूरा वेस्ट हो गया। ठीक है, उनका तो लाइन सेट हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फर्दर स्टडीज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो कंफ्यूजन में ही रह जाता है, बहुत साल उसमें ही निकल जाता है। तो इसको आप कैसे सलाह देते हो, क्योंकि ये तो गाइडेंस आप दे ही रहे हो। बिल्कुल।
तो एग्जैक्टली उनके लिए मुझे मेरी जो सजेशन है, बहुत सारे सजेशन देखिए, बहुत अगर हम कहें कि ये जो पूरी दुनिया है ये पूरी तरीके से फुल ऑफ हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ है। Exactly. ठीक है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, बट हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस नहीं होती है। मैं इस पर हमेशा फोकस करता हूँ। मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, मैं क्लासेस में बात करता हूँ, तो पता चलता है कि बच्चों को इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें पता है कि एग्जैक्टली 12th किया और 12th के बाद उन्हें 2 ही फील्ड दिखाई जाती हैं हमारे यहाँ है कि या तो इंजीनियरिंग करनी है और मेडिसिन में जाना है। ठीक है, थर्ड फील्ड जो चूज़ करता है बच्चा, वो एग्जैक्टली सिर्फ या तो उसके पास इकोनॉमिकल कोई बेस नहीं है या फिर कुछ और है, अपने शौक से यानी कि अपने इंटरेस्ट से उसे नहीं करता। ठीक है, और इंजीनियरिंग और मेडिकल ये 2 ऑप्शन सबसे ज़्यादा खुले रहते हैं। लेकिन उसे ये भी बताना चाहिए कि आजकल जो फील्ड है वो सिर्फ इसी फील्ड में नहीं आप जा सकते, बहुत सारी फील्ड हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो पेरेंट का एक प्रेशर होता है, एक सोशल प्रेशर होता है कि इंजीनियरिंग करेगा तभी बेहतर होगा, मेडिसिन करेगा तभी बेहतर होगा, उसे थोड़ा सा धीरे धीरे, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये ख़त्म होगा, लेकिन जैसे आगे आने वाली जनरेशन पर मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ, जो हमारी यंग जनरेशन है, धीरे धीरे ये ख़त्म होगा। लेकिन अभी ये प्रेशर है पेरेंट्स का कि इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी मेडिसिन करना है या इस फील्ड में जाना है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मोस्टली इंजीनियरिंग, अब मैं इंजीनियरिंग पर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम देख रहे हैं इंडिया की सिचुएशन क्या हो रही है कि जितनी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन हर साल जितनी ग्रो नहीं करती, उससे ज़्यादा इंजीनियर्स इंडिया पैदा कर रहे हैं। हाँ, अब इतने ज़्यादा अच्छा, उसमें भी क्या है कि पूरी तरीके से जो एजुकेशनल, आई एम सॉरी लेकिन कहना बुरा होगा, लेकिन मैं कहूँ ना एजुकेशनल माफिया, एक वर्ड बड़ा आजकल पॉपुलर हो रहा है कि एजुकेशनल माफिया, वो क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कैंपस बना रहे हैं, उस छोटे से कैंपस में एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ थोड़ा बहुत रख कर और उन्होंने एफिलिएशन कहीं से ले लिया और उसके बाद वहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट कर दिया। अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हो गया, अब बच्चों को, क्योंकि 12th के बाद उन्होंने जेई की प्रिपरेशन की, जेई इज़ नॉट ईजी जॉब, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, तो अब जब जेई नहीं क्लियर हुआ, अब सपना जो है उनका, जो ड्रीम है वो तो इंजीनियरिंग करने का है, बट ड्रीम इतना आसान भी नहीं पूरा, क्योंकि उसकी बहुत ही लिमिटेड सीट है। तो अब फाइनली क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि अब इंजीनियरिंग तो करनी है, अब कहाँ से करनी है वो उन्हें नहीं पता। अब सामने जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वो जाता है, एडमिशन लेता है और फिर एक बहुत ही बुरा, ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन बहुत ही बुरा इंजीनियर बनकर निकलता है, जिसको, जो शायद इतना स्किल्ड नहीं रहता, जिसको कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ या इंडियन कंपनीज़ या फिर इंटरनेशनल जो मतलब नेशनल कंपनीज़ हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर पाएँ। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात होती है। और मैं ये देखता हूँ कि 80% जो इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, इंडिया की प्रॉब्लम मैंने देखी है कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के लोग एक होता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल तो रही हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। यानी जैसे एक होता है कि अनएम्प्लॉयड, एक एम्प्लॉयड और एक होता है अंडर एम्प्लॉयड। एग्जैक्टली। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपका लेवल है इंजीनियरिंग का, आपको मान लीजिए आप 50,000 की सैलरी आपको मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मिल रही है 5,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी। That's because in a way even the skills are not being utilized properly। और फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा है। तो अब स्टूडेंट क्योंकि बहुत पेमेंट करके आ रहा होता है, उस पर लोन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके पास कोई प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर वो पढ़ रहा है तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी भी बहुत उसने पे कर रखी है, बहुत हाई। तो उसने जब पे करके वहाँ पर पढ़ा है तो उसको होता ना, फिर वो छोटी मोटी जो भी जॉब्स होती हैं उसको वो कर लेता है। अब उसे पता नहीं होता कि इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें, तो लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर अगर बताना चाहूँगा अपनी तरफ से, ऐसे हम लोग बात करने पर आएंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर आज आपके इस चैनल के थ्रू इस बात का मैसेज यहाँ के स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ कि बहुत सारे फील्ड हैं, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैंने कहा कि बहुत फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पूरे दुनिया में भरी पड़ी हुई हैं अपॉर्चुनिटीज़, हम नहीं जानते। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आज मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊँ, ऐसी चीज़ें बताऊँ जिसमें आप आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप उस फील्ड को चुन सकते हैं और आप अंडर एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे।
Right. ठीक है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ कर्स। This has to be noted because ठीक है, yes, इट्स अ कर्स। ये कल मैंने हाँ। ये देखा था जी। एक वीडियो देख रहा था बाहर का something it was related to the economy. There are many people who because of they've already spent a lot of their money on education. I'm not talking about just India. ये वीडियो for हाँ, कई countries में। international हाँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्विक फिक्स, मतलब एक लो पेइंग जॉब ले लेते हैं कि मुझे तो लोन चुकाना है, वही डेफिनेटली। तो ये तो इंडिया में और भी खराब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम बहुत बड़ी, अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, अच्छा ये जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं अंडर, दे आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। एग्जैक्टली। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया इस तरफ देखती रहती है, बिल्कुल, मतलब कि कब मौका मिले और हम इससे आउटपुट छीन लें। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हम बेहतर कर नहीं रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो हब हमें बनानी चाहिए, जिस लेवल पे बनानी चाहिए वो हो नहीं रही है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, या दे भी रहे हैं तो वो उनके तक पहुंच नहीं रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम हो रही है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर करता चला जा रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक सिंगल छोटी सी चिप है, मतलब एक छोटा सा फ़ोन है 2000 रुपीज़ का, और आईफोन है 1.5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, दोनों चाइना ही बना रहा है। मतलब मज़ेदार बात कि दोनों चाइना ही बना रहा है। आप थोड़ा वेरिएशन देखिए उसके पास। तो जब तक हम इस तरीके का कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को नहीं बनाएंगे जहां हम वेरिएशंस ला पाएँ, हम एक छोटी सी चिप भी बना पाएँ और हम उस कुछ ऐसी चिप भी बना पाएँ जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, स्पेस शिप्स में यूज़ होती है। इसमें यही है कि आपका, मैं सिर्फ ऐड ऑन कर रहा हूँ, टॉपिक से डिविएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है कि जैसे मैं जब गया था फ़ोन खरीदने, मैं कोई ब्रांड्स जो है जो चाइना में बनता है, हाँ, वो नहीं खरीदूँ। मुझे आइदर इंडियन और दूसरा कंट्री का ब्रांड चाहिएगा, वही चाहिए मुझे। तो सेल्समैन भी हंसने लग गया कि सर आप खरीद तो रहे हो, लेकिन उसके अंदर माल किसका जा रहा है। सही, बिल्कुल सही बात कही उसने। आपने इंडियन हो सकता है उसका असेंबलिंग इंडिया में हुई हो, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो उसके छोटे छोटे चिप्स हैं, वो एग्जैक्टली वो तो चाइना ही बना रहा है। क्यों इंडिया में ये सब? इवन कि इंडिया तो छोड़ दें आप, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। अब भाई आईफोन की आप बात मैंने की यहाँ पर, तो आईफोन तो इंडिया चाइना का नहीं है ना, लेकिन आईफोन में जो चिप लग रही है वो एग्जैक्टली चाइना यूज़ कर। तो ये सब बातें हमें करनी पड़ी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पर यहाँ पर बात करने आए हैं, हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो ये यंग जनरेशन है उनसे दिखाना पड़ेगा, देखो स्काई इज़ द नॉट लिमिट, ये लिमिट नहीं है, अभी बहुत कुछ है इस दुनिया में देखने के लिए, करने के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन, अब परेशान मत होइए, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हुई हैं। मैं आज उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात करूँगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको एक कम से कम जो ग्रेजुएट है, खास करके साइंस ग्रेजुएट, खास करके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कर सकता है। तो उसमें जो सबसे पहली बात हम लोगों की आती है वो कई चीज़ें मैंने उसको पाइल अप किया हुआ है। सबसे पहली बात तो अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या फिर कोई कह सकते हैं कि साइंस ग्रेजुएट है, आज थोड़ा सा साइंस वाले पर हम फोकस करते हैं तो ग्रेजुएट है, तो सबसे पहली जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अगर उसका इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। और आज हमारे इंडिया में रिसर्च बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे और हमारे बेहतरीन जो माइंड्स हैं वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, मतलब हमारे इंडिया में उस पर काम नहीं करेंगे, तो फिर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले तो इनोवेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। तो इनोवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया इंजीनियर्स हर साल बहुत पैदा कर रहा है, लेकिन इनोवेशन में कहीं बहुत लैक करता है। तो इनोवेशन करने के लिए अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर ग्रेजुएशन आप रिसर्च फील्ड में जाएं। और रिसर्च करने के लिए मास्टर सबसे जो अगर जनरल कैटेगरी में, मतलब कि जनरल उसने बीएससी कर रखी है या इस तरीके का अगर, तो उसके लिए बेहतर है कि वो एमएससी
करता है, ये सबको पता है। लेकिन ये बात तो पता है कि बीएससी के बाद एमएससी करनी है, बीटेक के बाद एमटेक करना, ये तो पता है। लेकिन आखिर और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिसमें वो, और कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ उसको ज़्यादा मिलेंगी। सिंपल यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे आसाम में अगर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी एमएससी कर सकते हैं, आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी एमएससी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कैलिबर है और आप और बेहतर जगह पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसके लिए सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग के वक्त पर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो एमटेक करने के लिए, यानी बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए हमारे पास जो एग्ज़ाम होता है वो होता है गेट का एग्ज़ाम। ये मोस्टली लोगों को पता होता है कि गेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही हम एमटेक में क्वालिफाई कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं किसी भी आईआईटी से या फिर किसी भी एनआईटीज़ वगैरह से। लेकिन एक एग्ज़ाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उस एग्ज़ाम का नाम होता है आईआईटी जैम एग्ज़ाम, JAM जैम एग्ज़ाम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मोस्टली पता होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली उनको नहीं पता होता है। ठीक है, जैम एग्ज़ाम, और ये उन लोगों को शायद बहुत कम पता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तो फिर भी कुछ पता होता है, बीएससी करने वाले स्टूडेंट को नहीं, बिल्कुल नहीं पता होता है। और बीएससी, हाँ, और ये बात बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर बीएससी का जो स्टूडेंट है, जिसने बीएससी कंप्लीट की है, वो बीएससी का स्टूडेंट भी और बीटेक का स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट जो है वो जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, ठीक है, और जैम का एग्ज़ाम, यानी आपका ख्वाब था कि आप आईआईटी में नहीं क्वालिफाई कर पाए, आप आईआईटी में नहीं पढ़ पाए, ये हो सकता है किसी लक की वजह से आपके अंदर। लेकिन अगर आपके अंदर कैलिबर है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो ठीक है, बीएससी हमने की और फिर बीएससी के बाद मैं आईआईटी में बीटेक, एमएससी और पीएचडी करूंगा, तो इसके लिए हम लोग जैम में जाते हैं। तो जब जैम एग्ज़ाम है वो आईआईटीज़ या तो कोई ना कोई आईआईटीज़ कराता है या आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कराता है, और उस एग्ज़ाम को ये कंडक्ट कराते हैं। हर साल कोई ना कोई अलग अलग होस्ट होते हैं, एग्ज़ाम के होस्ट होते हैं, वो एग्ज़ाम होस्ट करते हैं और फिर ये कराते हैं। तो इसमें बीएससी करने वाला स्टूडेंट भी एमएससी एमएससी के लिए जा सकता है, बीटेक स्टूडेंट एमटेक के लिए जा सकता है, या फिर बीएससी करने वाला स्टूडेंट बीटेक एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड करने के लिए जा सकता है, और बीटेक स्टूडेंट एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड करने के लिए जा सकता है। ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त। तो अगर आप आईआईएससी और आईआईटी से, अगर आपके अंदर रिसर्च करने का जज्बा है, आप इस कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और अच्छी सैलरी पैकेज अपनी लाइफ को में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को भी बेहतर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम की तरफ भी आप देख सकते हैं। गेट एग्ज़ाम तो है ही बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, एमटेक में एंट्रेंस के लिए, ये इधर आप जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आईआईटी, ये जो जैम एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो है वो मोस्टली मैंने बताया जैसे कि अलग अलग, ये अप्रॉक्सीमेट 7 सब्जेक्ट में किया जाता है। जैसे गेट एग्ज़ाम है 25 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में होता है, जबकि जो जैम एग्ज़ाम है ये 7 सब्जेक्ट में किया जाता है। इसकी वेबसाइट अभी है, मैं आपको लिंक में भी दे दूँगा, jam.iisc.ac.in करके, उसमें आप जाकर डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सारी एक दे दूँगा, फिर बहुत सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा चैनल को, तो चैनल उसको आपको लिंक दे देगा। तो एक अपॉर्चुनिटी तो मैंने बताया कि अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, तो हायर स्टडीज़ में अगर एक साइंस ग्रेजुएट जाना चाहता है या बीटेक ग्रेजुएट जाना चाहता है तो उसको जाना चाहिए, और उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गेट एंड जैम एग्ज़ाम अच्छा करना है तो। फिर उसके बाद दूसरा जो अपॉर्चुनिटीज़ एक बीटेक स्टूडेंट के पास या बीएससी स्टूडेंट्स के पास आता है, वो आता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनीज़ हैं, पीएसयूज़ जिन्हें हम बोलते हैं, जिसमें से भेल आ जाती है, सेल आ जाती है, आईओसीएल आ जाती है, महारत्ना कंपनीज़ आ जाती हैं। उन कंपनीज़ भी आपके गेट के एग्ज़ाम के जो नंबर्स होते हैं, स्कोर्स होते हैं, उनको काउंट करके वो आपको अपने यहाँ जॉब देती है। और जो पीएसयूज़ होती हैं, पीएसयूज़ मतलब मैं समझता हूँ कि ड्रीम जॉब फॉर आईआईटीएंस और बीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है, ड्रीम जॉब होती है। मतलब उनके पास आपको सैलरी पैकेज हाई होता है, ग्लैमर होता है, मतलब हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो गेट एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए, और गेट एग्ज़ाम में बेहतर के उसके स्कोर के हिसाब से आप पीएसयूज़ में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे रोकूंगा, सिर्फ यहीं तक अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि अगर आपने गेट नहीं क्वालिफाई किया तो आप नहीं जा सकते, नहीं। बहुत सारी महारत्ना कंपनीज़ हैं, बहुत सारी पीएसयूज़ हैं जो कहती हैं कि हमें गेट के स्कोर से मतलब नहीं है, ठीक है, हम अपना खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे।
और वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराती हैं। तो ये नहीं कि हमने गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो हम महारत्ना कंपनी या PSUs में नहीं जा सकते। ऐसा खबर लेकिन नॉर्थ ईस्ट बहुत कम आते हैं मेरे नहीं, बहुत सारी आती हैं लेकिन हमें पता नहीं पता नहीं होता। उसके लिए हमें किसी न किसी एक ऐसी वेबसाइट पर या कहीं पर जाकर अपने आप को करना होता है, मतलब लिंक करना पड़ता है जहाँ से हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता है और ख़ुद भी सर्च करता है। और आजकल तो फ़ोन सबके पास है। दिन अगर आप एक स्टूडेंट है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर अवेयर नहीं है तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें तो वो जॉब्स जो होती हैं जो PSUs की जॉब होती हैं, तो ये बातें बहुत कम लोगों को पता है कि PSUs अपना भी एक्चुअली एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। वो कहता है नहीं ठीक है आप गेट में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हम हमारे भाई हम एग्ज़ाम करवाएंगे। कुछ ऐसी PSUs हैं जो कि गेट और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के अलावा अदर तरीके भी होते हैं उनके, ठीक है। वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू पर एग्ज़ाम मतलब आपका सिलेक्शन करती हैं। तो PSUs एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जिन लोगों को जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, और बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके बाद आप थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो हर जगह पे करनी पड़ेगी। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ और हाँ, जी, कहना जी, चाहता हूँ जी, कि मैंने एक जब यहाँ पर था PRO डिफेंस के कर्नल सुनील न्यूटन जी, अभी ट्रांसफर जी, तो वो भी बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्पेशली खास करके नॉर्थ ईस्ट के इन लोगों को MES के बारे में इतना पता नहीं होता। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मैं उस पर भी आऊँगा उस पर भी मैं आऊँगा। मैंने आपको पूरा पैकेज देने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ के स्टूडेंट्स को। एक्चुअली आसाम के मैं चाहता हूँ, मैं मेरा मतलब इट्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो एग्जैक्टली वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे जो है कहीं ना कहीं वो अच्छा करें, बेहतर करें। तो इसलिए मैं आपके चैनल के मीडियम से जो चीज़ें मैं बेहतर दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करूँगा। हम लोग का भी कोशिश वही है। जी जी जी, बिल्कुल। मैं आप इसी वजह से आपसे जितना ले सके वो ले। जी जी, इसी वजह से जब आपने कहा इस चीज़ के लिए मुझे, तो फिर मैं इसीलिए तुरंत तैयार हो गया क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई कोशिश कर रहा है और उस कोशिश में मेरी कोई मदद होती है तो ये बेहतर है। ये आपका जी जी। तो अब इसके बाद आता है एक अपॉर्चुनिटी आती है कैट एग्ज़ाम की, यानी कि अगर देखिए जो इंडिया में माना जाता है कि जो सबसे बड़ा जॉब है, जो सबसे हाईली पेड जॉब है, बड़ा जॉब नहीं हाईली पेड जॉब, वो है एक MBA करना। लेकिन MBA आप कहाँ से कर रहे हैं ये मैटर करता है, किस जगह से कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने कहीं से भी BTech किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर लिया फिर आपने जाकर तुरंत MBA भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर लिया तो वो फिर ज़्यादातर लोग करते हैं तो वो फिर बेकार हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर MBA कहाँ से? तो अगर आपको वाकई में अगर लाइफ में बहुत कुछ करना है तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कहीं देखिए लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। आप BTech करना चाहते थे आप IIT से, लेकिन हो सकता है वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, मैं इतना मैच्योर नहीं था, मेरा नहीं हो पाया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन लाइफ ने कहा ना अभी आपको अपने आप को प्रूव करना है, और प्रूव करना है। चलिए आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग कर ली, चलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपने उस वक्त आप इतने अवेयर नहीं थे, आप इतने सीरियस नहीं थे, आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, चलो छोड़ो। अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब आप ऐसा करें कि आपको फिर मैं मौका दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से मौका, या तो आप गेट निकालिए, जैम निकालिए, और नहीं है तो आप इंडिया के टॉप IIM से MBA करके दिखाइए। अब क्वेश्चन एक बड़ा आपका था, जैसे हम लोगों ने इस डिस्कशन से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई एक IIT का स्टूडेंट, मतलब एक BTech स्टूडेंट है और वो MBA कर लेता है, तो उसकी जो BTech वाली जो एफिशिएंसी होती है वो कहाँ गई, वो कहीं वेस्ट हो जाती है। सर देखिए नॉलेज कहीं पर भी वेस्ट नहीं होती, मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। अगर आप देखिए आज अगर की जो भी कंपनीज इस दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर कंपनीज आप देख रहे हैं वो टेक इंडस्ट्री है, ठीक है। और जब वो टेक इंडस्ट्रीज में आप MBA करके पहुंच रहे हैं तो आपके पास डबल स्किल है, एक टेक्नोलॉजी की स्किल भी है और एक मैनेजमेंट की भी स्किल है। और जब आप उसे कंबाइन कर देते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आउटपुट होता है वो ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल बात सही है कि कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। अब आप एग्जैक्टली बीटेक करके बैंक में जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बट अगर आप किसी टेक इंडस्ट्री में अगर जाकर वहाँ पे एमबीए करके कोई मार्केटिंग में या चीज़ों में आप जॉब कर रहे हैं, और फिर आप एक भी इस चीज़ और भी आपने देखा होगा कि जो कंपनीज़ हैं ज़रूरी नहीं कि वो वही काम करवाती, मैनेजमेंट एमबीए वाले से वही काम करवाती है जिसके लिए वो जो पढ़ कर आया है। वो वहाँ पे जाने के बाद उससे उसका स्किल देखती है, वो किस में बेहतर है, उसका डोमेन देखती हैं, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो वो एक अलग डिस्कशन है। तो अगर कोई करना चाहता है तो कैट क्वालिफाई करे, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कैट के बारे में, लेकिन कैट का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, रीडिंग कम्प्रहेंशन, इंग्लिश, तो इन सब के पेपर होते हैं। और इसका पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आप कैट के लिए आप किसी भी वेबसाइट पर आप या गूगल पर सर्च करें तो कैट के लिए बहुत सारे उसका सिलेबस, उसकी कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से आईआईएम्स हैं, उस सब पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अगर आप एक बहुत ही बेहतर जॉब, बहुत ही ज़्यादा हाई पेड जॉब चाहते हैं तो आप बीएससी, बीटेक या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कैट की तरफ जा सकते हैं। ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी है तो भी वो कैट की तरफ जा सकता है और वहाँ क्वालिफाई करके बेहतरीन जॉब कर सकता है। लेकिन आपने वही फिर क्वेश्चन आ गया कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, और मैंने कहा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब आप अपॉर्चुनिटीज़ लेना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना, तो फिर आप अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे। उसके लिए हम लोग तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके कैलिबर को हम बता रहे हैं रास्ता, अब आपको प्रूव करना है। ये आपकी एबिलिटी है और आपकी समझ है कि आप कितना समझते हैं और कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं, जबकि लाइफ आपको रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताई नहीं गई, डायरेक्शन बताया नहीं गया। डायरेक्शन आपको बहुत था, लेकिन अब आपको प्रूफ आपको करना होगा। ठीक है, हम लोग गाइड कर सकते हैं, जो आपके जैसे आप इस चैनल को करते हैं तो उसमें क्या है, आप इकोनॉमी के लिए गाइड कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए एक रास्ता बता रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को मूव तो खुद कर करना है ना, करना है। आप चैनल हो सकते हैं, एग्जैक्टली, जी। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो एक कैट का एग्ज़ाम है, उसमें भी आप एमबीए कर सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत ही नॉर्मल, फिर से उसी तरह से प्राइवेट कॉलेज से एमबीए कर लिया तो उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करने की कोशिश करें। उसके लिए बहुत सारा वेबसाइट है, लिंक्स भी इस पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्ट ग्लैमरस इंडिया में अभी तक का जो सबसे उसका नाम सुनते ही बहुत लोग मतलब डर के हट जाते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और आपके व्यूवर्स को बताऊंगा कि अक्सर यूपीएससी की जब बात आती है तो हर व्यूवर या ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यूपीएससी मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। नहीं सर, मैंने बताया ना कि यूपीएससी सिर्फ आईएएस और आईपीएस या आईएफएस से नहीं रिलेटेड है। यूपीएससी के पास बहुत कुछ है, एफिलिएटेड सर्विसेज, उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज, उसी पर हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप यूपीएससी की वेबसाइट को कभी खोलिए तो कभी उसको खंगालिए, जब आप पूरा करते हैं तब पता चलता है कि यूपीएससी सिर्फ आईएएस आईपीएस ही नहीं है। ठीक है, आईएएस तो वो एग्ज़ाम है, अगर आप उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसको आप दे सकते हैं, और एक बहुत ही नॉर्मल, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट, यूपीएससी की सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सर्विसेज है उनको क्वालिफाई कर सकता है, और उन सर्विसेज को क्वालिफाई कर सकता है जो आईएएस आईपीएस से अलग है। उन सब के बारे में आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ये तो और भी जानना है, और भी तो यूपीएससी के जो सबसे, यूपीएससी को जब आप करते हैं, मतलब यूपीएससी की हम जब बात करते हैं तो यूपीएससी में सबसे पहला एग्ज़ाम, तो मैं पहली बात तो वही लूँगा जो इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक्चुअली यूपीएससी इज नॉट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज
एग्ज़ाम एक्चुअली यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एक्चुअली हम लोग यूपीएससी और सीएससी को एक दूसरे का मतलब कह सकते हैं कंफ्यूज करते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट कराती है, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अलावा भी कई एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात की जाए तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंडिया का, मैंने जैसे बताया कि पूरे वर्ल्ड का सबसे रिनाउंड और सबसे मतलब कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेड, मतलब मैं सिविल सर्विसेज के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो एक रिटायर्ड आईएएस थे और वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका सर का, लेकिन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रहे हैं। वो उससे कुछ लोग एज्यूम कर लेंगे उनको, तो हमारे हाँ थोड़ा सा करीबी थे। तो उन्होंने एक बात अच्छी है कि कम से कम लोग अभी अपना जनरल नॉलेज को खरीदना शुरू कर देंगे। तो आप थोड़ा करीबी थे हमारे, तो हमसे बात हो रही थी। तो ही बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली एंड बहुत ही ज़्यादा उनका था, तो उनसे हमारी बात हो रही थी एक बार। तो मैंने कहा सर सिविल सर्विसेज जो है वो वाकई में वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है जिसके लिए लोग पागल हैं, लोग दीवाने हैं, लोग कुछ भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इंडियन सिविल सर्विसेज में मैं सेलेक्ट हुआ, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैंने सर्व किया। फिर उसके बाद मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को बहुत पहले छोड़ दिया, मतलब एक वक्त पर आने के बाद मैंने उनको छोड़कर मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, इंटरनेशनल लेवल पर कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया इंडियन सिविल। और जब पूरे वर्ल्ड को मैंने देख लिया, पूरी दुनिया को देख लिया, पूरी दुनिया में ट्रैवल करके देख लिया, दुनिया में जॉब करके देख ली, और एज अ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑलरेडी मैं था। इस सब को जब करने के बाद मैं क्रक्स निकाल कर आता हूँ तो मैं कहता हूँ, और मैं बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ, इन सब को देखते हुए एक क्रक्स निकाल कर आता हूँ कि सलीम मैं आपसे एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, ये उनके वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं, उनके वर्ड्स हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से पावरफुल जॉब पूरी दुनिया में कहीं नहीं। ये उनके वर्ड्स थे। जितनी पावर सेंटर्ड की गई है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, उतनी पावरफुल जॉब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और कहीं ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ। एंड ही वाज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। सो आप ये समझ, तो इसके लिए जो ग्लैमर है ना वो बुरा, मतलब गलत नहीं है, मतलब वो वाकई में वो डिजर्व करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सर्विसेज वो गवर्न कर, मतलब डिजर्व करती हैं। अब अगर इतनी बड़ी सर्विस है और इतनी बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, दुनिया की वर्ल्ड के सबसे पावरफुल जॉब आपको दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बात तो आप इतना तो करना पड़ेगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि once you're an IAS, once you've cleared the IAS, you have the responsibility of over 2 billion people on your yes, आपकी एक पॉलिसी आप बना रहे हैं सर, पॉलिसी बना रहे हैं आप, पॉलिसी बना दिया आपने, कोविड वैक्सीन की पॉलिसी बना दी, तो फिर वो उसी तरीके से चलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आपको सिविल सर्विसेज, तो अगर सिविल सर्विसेज की तरफ आपका थोड़ा सा भी अगर झुकाव है तो ये बुरा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त जॉब है और इसके लिए मेहनत आप कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसके लिए मैं बहुत डीप डिस्कशन इस पर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम सिविल सर्विसेज पर ही अगर कुछ वीडियो बनाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम बहुत बड़ा लंबा पॉडकास्ट भी हो जाएगा, उस पर हम कभी उस पर हाँ उसको सेपरेट देख लेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो उसमें 3 टायर एग्जामिनेशन होता है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। फाइनली जो है वो 5 लाख स्टूडेंट्स में अपीयर होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है, उस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, एक्चुअली ये एक तरीके से एक फिल्टरेशन प्रोसेस है जिसमें फ़िल्टर किया जाता है कि आप डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो एक फिल्टर प्रोसेस होती है जिसमें 5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिसमें से
अप्रॉक्सीमेटली 15,000 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। Right. 15,000 स्टूडेंट मेंस के लिखते हैं, जो कि एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको करने होते हैं, छोटे बड़े आंसर्स करने होते हैं, और फिर उस मेंस एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनालिटी टेस्ट को ऐड कर दिया जाता है उसके साथ में। तो अगर हम इसको थोड़ा सेपरेट करके देखें तो मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी 15,000 स्टूडेंट मेंस एग्जामिनेशन में को लिखते हैं, और फिर उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 3,000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है फॉर इंटरव्यू, और जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि अरे इंटरव्यू की हम तैयारी करें। नहीं सर, आप जो हैं वही वो देखना चाहते हैं, वो रियल आपको देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप मैनिपुलेट करें। Right. ठीक है। और दूसरी चीज़, एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा कि पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहां पर आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, आपकी नॉलेज को नहीं टेस्ट किया जाता। ये बहुत बड़ा लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। Okay. मैं ये पढ़ के चला जाऊंगा, मैं वो पढ़ के चला जाऊँ, मेरा इंटरव्यू कैसा ना। आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो ऑलरेडी उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन में रिटन में टेस्ट कर ली है, आप किस कैलिबर के हैं उन्होंने पता हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी दिखानी है कि आप एडवर्स कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं। Exactly. किस तरीके से आप प्रेशर में, अगर आपके सामने 5 बहुत सीनियर पैनल बैठा हुआ है तो आप उसमें कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे खूबसूरती से आप सवालों के उनके जवाब देते हैं, और कितनी खूबसूरती से जो जवाब आपको नहीं आते उसे मना कर देते हैं। वो आपके सवालों के जवाब का ही इंटरव्यू नहीं है, बल्कि आपके सवालों नहीं आ रहे सवालों के इनकार का भी इंटरव्यू है कि कितनी कॉन्फिडेंस है आप। दुनिया ज़िंदगी में आप हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, Of course. तो आप उन प्रॉब्लम में ना कहना भी सीखना है आपको। ये इसी में तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं इसी कंफ्यूजन को इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट पर आकर उसको करना चाहता। तो फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट तो मैंने बताया 3 टायर एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट का है। इसके बाद आपका एक लिस्ट निकलती है, और उस लिस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1000 के अराउंड जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। अब रैंक आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अमूमन जो है जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो IAS लेते हैं, फिर उसके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज को चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आती है, और उसके बाद बहुत सारी अलाइड सर्विसेज होती हैं जिसमें आप सेलेक्ट होते हैं। ये ग्लैमरस जॉब है, इसे आप ज़रूर, अगर आपके अंदर है कैलिबर और उस तरह एटीट्यूड है, एटीट्यूड में सबसे ज़्यादा मैटर करता हूँ। अगर आप सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं तो एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए वो। और एक और बात है, जो भी लोग, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है ये कि जो भी लोग यूपीएससी के लिए सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, दैट नॉलेज इज नेवर अ वेस्ट। नो, नेवर। वो जहां भी जाए, मैं आपको बिल्कुल आप बिल्कुल सही मिला, आपने ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त बताया। मैं इसको कहना चाहूँगा कि जो भी आपने अगर एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ली, मैं इस चीज़ को यहाँ पर इस पॉडकास्ट में बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि अगर सिविल सर्विसेज की आपने प्रिपरेशन रियल में की है तो मोस्टली तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और अगर सक्सेस किसी वजह से 0.001% चांसेस है कि हो सकता है सक्सेस आपकी कैसे कहते हैं लाख का है या कुछ नहीं काम किया तो नहीं मिलती है, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप कम से कम एज अ सिविल सर्वेंट तो नहीं, लेकिन जिस मुकाम पर, जिस पोजीशन पर आप होंगे वो सिविल सर्विसेज से कम नहीं होगा। Exactly. क्योंकि आपकी नॉलेज आपको हर जगह पे कर रही है। Exactly. ठीक है, जो आपने मेहनत की है वो कहीं हर जगह आपको आगे कर देगी। आप अगर एक MBA की अगर आप किसी मैनेजमेंट में जाते हैं, एक नॉर्मल MBA की तरीके से, और वहाँ पे आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो कहते हैं ना क्या, हाँ, जो ग्रोथ होगी वो आपको पता चल जाएगी कि मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं वो वाली नॉलेज यहाँ पे हेल्प कर रही है। आप एक छोटी सी शॉप भी खोल लेंगे तो उसमें भी आप अपना दिमाग जो यूज़ करेंगे वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरी नॉलेज ही थी जिसको मेरी शॉप को बेहतर कर रही है। ये चीज़ थोड़ा सा डिफीट कर रहा हूँ। एसआईएम के स्टूडेंट्स में यही चीज़ एक है कि मैं जो लिखा हूँ कि चलो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करूँगा, या मैं 10th कर रहा हूँ तो 10th का पढ़ाई करूँगा, 12th कर रहा हूँ 12th का करूँगा। ये नहीं कि मैं ऊपर का कर लूँ, ये ऊपर का पढ़ाई नीचे काम करेगा, वही चीज़ है। तो ये चीज़ आपको तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी खोलता है।
और इसमें आप बी कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, बीएससी किया है, बीए किया है, कोई भी इसमें इस एग्ज़ाम को एनी स्ट्रीम एग्ज़ाम में आप जा सकते हैं। इसके बाद फिर आती है अपॉर्चुनिटीज़ यूपीएससी की। सिविल सर्विसेज के बाद जो अपॉर्चुनिटी आती है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं वो होती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये भी यूपीएससी ही ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। इसमें जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंडियन रेलवे, तो इसमें जो टॉप के इंजीनियर्स होते हैं वो इसी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। और आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट होकर मैंने कहा ना, यूपीएससी का पहला एग्जाम मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज है, सेकेंड एग्जाम में आपको बता रहा हूँ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगर आपको टॉप ग्रेड का आईएएस बनना है, आईईएस बनना है, आपको टॉप ग्रेड का इंजीनियर बनना है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे है उसका टॉप पोस्ट आपको अटेन करनी है, तो आप यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में ना जाकर आप इंजीनियरिंग फील्ड, अपनी फील्ड को नहीं छोड़ना है, तो आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को चूज कर सकते हैं। इसमें भी मतलब डोमेन तो इंजीनियरिंग का, हाँ, सिर्फ डोमेन इंजीनियरिंग का होगा। और पर्सनालिटी टेस्ट ये सारी चीज़ें होंगी। एग्जाम आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, प्रीलिम्स मेंस और ये इंटरव्यूज वगैरह, और उसके बाद जो होगा वो आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाना होगा। इसके बाद आता है इंडियन मेडिकल सर्विसेज। अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, ये यूपीएससी का थर्ड एग्जाम, ठीक है। यूपीएससी सिर्फ एक से रिलेट करते हैं, मैं कई आपको मतलब चीज़ें कर रहा हूँ। इंडियन मेडिकल सर्विस, अगर आपने एमबीबीएस किया है और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं टॉप ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर बन के जाऊँ, ठीक है, और वहाँ पे जाऊँ, तो आप इंडियन मेडिकल सर्विस को चूज़ कर सकते हैं, इंडियन मेडिकल सर्विसेज में जा सकते हैं। और वहाँ पे एक और अच्छी चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आप आगे फर्दर की पढ़ाई भी करना चाहते हैं, एमडी करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, बाद में आप कर सकते हैं ऑफिशियल आफ्टर। हाँ जी, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद जो सिविल सर्विसेज हो गई, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन मेडिकल सर्विसेज हो गई, उसके बाद आता है आईएफओज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में सिर्फ अक्सर लोग सोच लेते हैं कि एग्रीकल्चर के लोग जाते हैं या फिर मेडिकल के लोग जाते हैं, नहीं, इंजीनियरिंग के लोग भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भर सकते हैं। बीएससी वाला भी भर सकता है, इंजीनियरिंग वाला भी बीटेक वाला भी भर सकता है इस फॉर्म इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस टॉप जॉब है इंडिया की, गवर्नमेंट जॉब है, और जिसको किसी भी कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर सकता है। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कोई भी बीएससी स्टूडेंट, नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन साइंस स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकता है। और उसके बाद वहाँ पर जाकर एक अच्छे से, मतलब सोचिए कि मतलब एक टॉप सर्विस है इंडिया की, ठीक है, हाँ, फॉरेस्ट सर्विस, तो फॉरेस्ट के लिए वहाँ पर आप जा सकते हैं, ये फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा अगर आपकी जियोलॉजी में अगर ग्रेजुएशन है तो इंडियन जियोलॉजिस्ट सर्विस करवाता है, वो भी यूपीएससी ही करवाता है, जियोलॉजिस्ट एग्जाम। ये सारा आप यूपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो जियोलॉजिस्ट सर्विसेज, तो इंडियन जियोलॉजिस्ट सर्विस में आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद यूपीएससी का कौन सा एग्ज़ाम आता है? यूपीएससी का एग्ज़ाम आता है एक बड़ा सा, बहुत ही हल्का सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग एग्ज़ाम आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन, CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये भी यूपीएससी कराता है, और यूपीएससी कराता है, और मैंने खुद पहले बार सुना। जी, ठीक है। CAPF, तो जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्स पुलिस है, जैसे ITPP, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसके अलावा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, फोर्सेस, या फिर आप इस तरीके से CRPF की बात कर देते हो, या फिर आप जो ये इंडस्ट्रीज़ में CISF, इनके जो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं वो एग्जैक्टली इसी एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं। असिस्टेंट और असिस्टेंट कमांडेंट क्लास A ऑफिसर्स होते हैं, फिर आप कमांडेंट बन सकते हैं, फिर उसके बाद आप DG तक बन सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है। ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए? ना, ये किसी भी, any stream, not science stream. No. Okay, any stream, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम का एग्जाम इसमें दे सकता है। और ये बहुत ही हल्का सा एग्जाम होता है, मतलब ये इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू नहीं देने की ज़रूरत है, इसमें एक एग्ज़ाम होता है और प्लस इंटरव्यू हो जाता है, बस।
दैट्स इट। तो इसका आप जब CAPF का आप सिलेबस जाकर देखिए UPSC पर, वहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी एग्जाम, थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ी सी करंट अफेयर्स, थोड़ी सी जनरल नॉलेज, बस एग्जाम होता है। और आप जैसे बोल रहे हो, सुनने में ऐसा लग रहा है कि असम सिविल सर्विसेज एग्जाम से भी इजी है। बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आसाम सिविल सर्विसेज से कहीं आसान एग्ज़ाम है ये, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए नहीं जा पाते। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरीके से कहते हैं वर्दी वाली जॉब है, पावरफुल जॉब है, लोगों को पता ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान एग्ज़ाम है, इसमें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। CAPF। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान, और आसान मतलब आसान पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ कि जो आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे थे, उस कंपैरिजन में बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, बहुत ही एग्जाम। Nothing is so easy. हाँ, बट हाँ डेफिनेटली मेहनत तो करनी भाई, बिना मेहनत तो है। तो ये सारे एग्जाम, मैंने आपको जितने भी एग्जाम बताए, ये सारे एग्जाम सिर्फ UPSC कराता है। अब आप देखिए, UPSC को लोग सिविल सर्विसेज से एसोसिएट करते थे, मैंने आपको कितने एग्जाम बता दिए जो UPSC, अपॉर्चुनिटीज देखिए कितनी, बहुत लोग डर के बारे वेबसाइट में शायद जाते नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा अभी UPSC का गेम खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। अगर आपको फोर्सेस में जाना है, अगर आपको आर्मी पसंद है, आप इंडियन नेवी में सर्व करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में सर्व करना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री में सर्व करना चाहते हैं, तो भी उसका जो चैनल है वो जाता है आपके UPSC के थ्रू, क्योंकि UPSC एग्जाम कराता है CDS का एग्जाम। ठीक है, सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, CDS का एग्जाम कराता है। तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में करना चाहते हैं, तो CDS आप दे सकते हैं, और इसमें आपको किसी भी साइंस ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके बाद हाँ, फॉर नेवल एकेडमी में आप जाना चाहते हो तो इसके लिए साइंस ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, यानी कि BTech आप हों या फिर मतलब BSc हों, तो आप इसमें इसका लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एंड फॉर एयरफोर्स एकेडमी, अगर एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको साइंस ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, और साइंस कम से कम आपका 10+2 में तो साइंस होना चाहिए। तो ये भी एग्ज़ाम आपका कौन करा रहा है? UPSC करा रहा है। तो UPSC के कितने एग्जाम्स हो गए? अब आप इस बात को समझ लें कि मैं 4 के बाद गिनती करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स, तो सारी चीज़ें होंगी। अब ये सारे तो थे गवर्नमेंट जॉब थी, और भी जो प्राइवेट सर्विसेज की मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आती है बात, इसके बाद जब हम लोगों ने देखा, सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख ली, सब कुछ देख लिया, इसके बाद आता है कि चलिए अब हम इनसे ये भी नहीं कर सकते, मान ली हम नहीं तैयारी करना चाहते, हमें सीधे जॉब करनी है। होता है ना कि बच्चों में कुछ सोचते नहीं भाई सर, अब हम तैयारी नहीं कर सकते, प्रिपरेशन नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आपने तो सारी पढ़ाई वाली बात कर दी, तो मैं बात करूँगा कि चलिए आप नहीं करना चाहते, छोड़िए, आप इंजीनियरिंग करके रखे हुए, BSc कर रखे हुए, या फिर आपके पास जो भी है, आज जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड को उसने कनेक्ट कर रखा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हुई हैं। अब हम उस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। तो अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल चीज़ें चल रही हैं, सारी इकॉनमी, क्योंकि आपका चैनल इकॉनमी पे, तो इकोनॉमी के भी पॉइंट में जोड़ूंगा। आज इकॉनमी जो है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो रही है? डिजिटलाइज हो रही है। हर चीज़ डिजिटल। आपके पास पैसा है कहाँ? अभी मैं आपसे पूछूं कि कितने पैसे आपके पास हैं, तो शायद आपके पास कुछ भी मिनिमम अमाउंट 100-200 500 रुपये में होंगे। और आपके पास वैसे मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो मिलियनर हूँ या बिलियनर हूँ, कह सकते हैं आप, लेकिन एग्जैक्टली आपके पास पैसे हैं कहाँ? एग्जैक्टली पैसे तो कहीं डिजिटल वर्ल्ड में। जो बड़े बुजुर्ग बोल के गया था कि क्या, पैसा तो मोह माया है। तो एग्जैक्टली है कहाँ? एग्जैक्टली वो सब तो डिजिटल वर्ल्ड में है। कहीं पे आपके पास अभी आपने फ़ोन खोला, फ़ोन आपने ऑन किया, और फ़ोन ऑन करके देखा कितना मेरा बैलेंस है, 10 मिलियन। बट अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए कि आप यहीं पे बैठे बैठे मुझे उसमें से 1000 रुपीज़ दे दीजिए, तो 1000 रुपीज़ आप नहीं दे सकते। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। तो
आपकी अपॉर्चुनिटी इस डिजिटल वर्ल्ड में भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर इकॉनमी से रिलेट करके हम देखें तो आजकल डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और साथ ही साथ अब पूरी दुनिया में जो इकॉनमी होने जा रही है वो होने जा रही है डिजिटल करेंसी बेस्ड होने जा रही है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जी, क्रिप्टो करेंसी जिसे बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी क्रिप्टो जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी नाम आ रही हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो अभी सबसे फेमस तो बिटकॉइन है, सबसे फेमस बिटकॉइन है। अब इसी तरीके से अगर हम इंडिया के सिनारियों से बात करें तो इंडिया बिटकॉइन को तो अप्रूव नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि हम डिजिटल करेंसी बेस्ड कुछ इकोनॉमी स्टार्ट करना शुरू करेंगे जो हमारा खुद का होगा। ये रिसेंट 2-3 महीने आरबीआई ने बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात को बोला कि हम इसको, इस इकोनॉमी को हम थोड़ा डिजिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। उस पर हमने एक पैनल बैठा दिया है कि हम उस पर वो काम करें। देखें, अब अगर डिजिटल इकॉनमी हुई, अगर इस तरीके की इकॉनमी हुई, तो याद रखें कि हर एक इंसान को इस डिजिटल करेंसी को क्रिएट करने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी और वो उस एक्सपर्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बोलते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बोलते हैं। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अगर आपके अंदर कैलिबर है, थोड़ा टेक्निकली साउंड है और थोड़ा इंटरेस्ट है, तो 6 मंथ 1 ईयर के कोर्सेज हैं जिसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने कैलिबर, अपनी स्किल की मदद से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बन सकते हैं। और आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर जो है डिजिटल करेंसी का है, तो कल आपकी जो डिमांड होगी उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सेमिनार्स, मतलब ये तो हाँ रेस्ट ऑफ इंडिया में तो बहुत चल चुका है जी जी, लेकिन इसका जो फिच है अवेयरनेस नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। आगे अगर आपने मुझे भी पूछ लिया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, आई विल नॉट बी एबल टू explain it completely. Actually, it is complex topic. अगर इस पर हम लोग बात करेंगे तो कभी हम लोग इस चैनल पर भी बात कर लेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसको मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। लेकिन एक आम इंसान के लिए तो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है उसको थोड़ा समझना, उसको थोड़ा इकोनॉमी भी समझनी पड़ेगी, थोड़ी टेक्नोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। और मैं दर्शकों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप लोगों को और जानकारी चाहिए कि क्या है, कैसे इसका अपॉर्चुनिटीज को कैश एनकैश करना है, ये चैनल देखते रहिए। और अगर आप तो कल जा रहे हैं, जी जी जी, नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिजिकल बिल्कुल हम लोग जूम पे ही कर लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कितने कमेंट्स आते हैं कि हमें ये चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाली है और इस वक्त बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, हम उसे कर लें। और फिर उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारी गवर्नमेंट भी हमें उठाएगी। और अब गवर्नमेंट का ये नहीं कि आपके लिए गवर्नमेंट सर्विस निकालेगी कि हमें वी वांट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, वो ऐसा नहीं कहेगी। वो देखेगी आपके अंदर कैलिबर है, आपको हायर कर लेगी, ठीक है। तो एफिलिएटेड डोमेन्स, हाँ, अब वो आपको आपका जो आपका कैलिबर है वो उसको कह सकते हैं इंडोर्स करेगी। वो आपको ये नहीं करेगी कि अब आपके लिए नौकरी निकालेगी और उसके बाद सारी चीज़ों को करेगी, तो वो तो आपने। लेकिन अगर आज हम ये कोर्सेज कर लेते हैं तो कल फ्यूचर में हम एक तरीके से किंग होंगे इस एरिया के, क्योंकि अभी अवेयरनेस कम है। तो अगर यहाँ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे कहाँ से ये कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक फील्ड आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, हर जगह पर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आप अगर एक मॉल में जा रहे हैं और वो जो गेट खुल रहा है ना, मॉल में जाने पर गेट अपने आप ओपन हो जा रहा है, इट इज़ एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप जो अपने फ़ोन में गूगल से बात कर लेते हैं, गूगल टॉक से बात कर लेते हैं या सीरी से बात कर लेते हैं, तो उस पर इट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ने एक पॉडकास्ट पहले भी किया था AI के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोग ने टचअप किया था, लेकिन ये AI इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं कोर्सेज बता रहा हूं, जो मैं ये टेक्नोलॉजी मतलब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं 6 मंथ और 1 ईयर के कोर्सेज, एग्जैक्टली, ठीक है। कुछ आपको नहीं पढ़ना है,
या फिर आप अपना पर्सनल, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेट पे इतनी वीडियोस हैं उससे सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई को सीखने के लिए ना कि आपको हेल्प करता है डेफिनेटली, लेकिन आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं ना, इवन कि आपको बीएससी भी नहीं चाहिए, इवन कि आप अगर 12th भी पास हैं और आपके अंदर कैलिबर है तो आप क्रिएटिविटी वो कहाँ पे गैप है क्या है वही आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और थोड़ा बहुत ये मेहनत की, ये कोडिंग अगर जाना है तो अगर आप इंजीनियर हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प करता है। I'm not saying it doesn't, but if you're not an engineer also it does not restrict you, right? So that is the best part about it. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा है, आजकल हर कुछ डिजिटल, आप देखते हैं फेसबुक पर हर चीज़ पे डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, क्योंकि अभी पता है तो खास करके जब कोविड-19 आया उसके बाद तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो गया, डिजिटलाइज हो गया। कोशिश की जा रही है हर चीज़ जो इधर तरह की मार्केटिंग की जाए डिजिटल मार्केटिंग की जाए। उसमें भी अगर आप कोर्स करते हैं या खुद बिना कोर्स किए अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप घर बैठे यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं डिजिटल मार्केटिंग के कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक डोमेन है जहां पर लोग काम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। देन डेटा साइंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा साइंस इंडस्ट्री है, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, ठीक है। वहां पर भी जाकर छोटे से कोर्सेज हैं या नहीं कोर्सेज हैं तो आपकी सिर्फ कैलिबर पर डिपेंड करता है, उस पर आप बेहतर कर सकते हैं। तो एक ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिसको हम कर सकते हैं। जिस सर्टिफिकेशन कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो ये आजकल बात आप देख रहे होंगे कि हैकर्स, इथिकल हैकर्स एक टर्म बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है, इथिकल हैकिंग। इसका तो ये कोर्स का लेकिन बहुत डिमांड है। इथिकल हैकिंग, तो इथिकल हैकिंग कुछ आपको अगर कोर्स भी नहीं किया, अगर आप एक अच्छे से मतलब कंप्यूटर और इन सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज है तो आप इथिकल हैकिंग में अच्छा कर सकते हैं अपने आप। और या छोटे मोटे कोर्सेज हैं उनको आप कर सकते। 6 मंथ के कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं जिनका कुछ नाम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इथिकल हैकर समथिंग कर इसके कोर्सेज हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशन आप इन पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग मैंने आपको बताया, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, ये भी एक पूरी इंफॉर्मेशन जो है उसका सिक्योरिटी, सारी इंफॉर्मेशन तो हमारी किस पर हो रही है, हमारे लैपटॉप के अंदर है। हमारे अब बड़ी कंपनी, मान लीजिए ये इंस्टीट्यूट है तो ये इस इंस्टीट्यूट की सारी इंफॉर्मेशन तो लैपटॉप में है ना। अगर इस लैपटॉप को किसी ने गायब कर दिया तब तो फिर सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। हाँ, अब उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उस, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको उसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो, जैसे अभी एक हैकिंग हुई है जो ग्रिड हैकिंग हुई है, बताया गया, क्लेम किया गया कि चाइना ने इंडियन ग्रिड को हैक कर लिया, ग्रिड को हैक कर लिया। हाँ, 2-3। तो वो जो इथिकल हैकिंग है उसको कैसे करना है, कैसे उसकी सिक्योरिटी करनी है इस पूरे सॉफ्टवेयर्स की, पूरी इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही छोटे छोटे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को अगर हम कर लें तो करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि अपनी इस फील्ड में अपनी कैलिबर और अपनी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी। और इसी का फ्यूचर है, इसी फ्यूचर में फ्यूचर इसी का है। इसमें अगर आप करते जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कहीं कमी नहीं होने वाली है, कहीं कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं जिसे आप कर सकते हैं और इन पर काम कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट एंड नॉट लीस्ट सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर भी मैं बात करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम लोग बात करें, क्यों हम किसी की जॉब करें, हम जॉब सीकर क्यों बने, हम जॉब गिवर क्यों नहीं बन सकते, इसके तो बहुत सारे हाँ। तो जॉब से तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम छोटी सी जॉब वो करना तो चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट तो करना चाहते, छोटा सा काम तो शुरू करना चाहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे सोचते तो हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हम करना चाहेंगे, हम छोटा सा जॉब शुरू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सर हम कहाँ पर, अभी मैंने एक सुना था आपके इस आसाम में किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि एक स्टूडेंट है बीटेक उसने किया और उसके बाद बीटेक करने के बाद उसको कहीं जॉब वगैरह गया लेकिन उसको मज़ा नहीं आ पा रहा था। तो उसने यहाँ पर कोई वो फैंसी बाज़ार है, तो उस फैंसी बाज़ार में उसने एक छोटी सी चाय की टपरी लगा ली,
ठीक है। और फैंसी बाजार नहीं, ये शायद गणेशगुरी था। एग्जैक्टली मुझे हाँ। तो वो उसने चाय की टपरी लगा ली और उसने अपना जो चाय की टपरी का नाम रखा वो नाम ही रख दिया कि ग्रेजुएट चाय वाला, ऐसे कुछ करके रख दिया। हाँ, ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर ग्वालियर वहाँ पे गुवाहाटी में ऐसे है, कभी आप हो सके तो उनका पॉडकास्ट करिएगा, तो करिए। तो उसमें चाय के तो उसका नाम रख दिया कि ग्रेजुएट चाय की टपरी वाला। अब नाम से ही लोग अट्रैक्ट हो गए, अरे कौन सा है ग्रेजुएट चाय वाला। तो वो आए और जब उसको आए तो उन्होंने उसको मतलब चाय पी तो चाय अच्छी लगी। अब उसमें इनोवेशन भी वो करता रहता है। बता रहा वो स्टूडेंट बता रहा था कि सर उसकी चाय इतनी ज़्यादा चलने लगी कि इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 4 प्लेसेस ऐसी हैं जो गुवाहाटी में जहाँ पर वो अपने आउटलेट्स को खोल रहा है। इसमें आप इसके बारे में मैं आपके साथ अपना ऑफलाइन भी बात करूँगा। जी ठीक है, ये तो अभी चाय का जो है बिकम कि असम में सबसे कमजोर बात मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे कॉपी कैट्स बहुत सारे। हाँ जी कॉपी कैट्स बहुत सारे। तो अगर आपने पहले से देख के अगर किसी ने पीसीओ खोल दिया, पीसीओ का जमाना, पीसीओ खोल दिया, बगल में और 3-4 पीसीओ, जी वाइन शॉप खोल दिया तो 3-4 वाइन शॉप लाइन। जी ये सबसे बड़ी एक बात है। तो चाय के बारे में अगर देखने के तो आज के तारीख में मैं इसको डाउन नहीं दे रहा। नहीं ठीक है, लेकिन आज हर नुक्कड़ पे एक ऐसा ही चाय का दुकान। अच्छा हाँ, मुझे किसी ने बताया तो मैं उसी पर तो ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। मतलब आपके पास इट्स अ टाइप ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की बात रही कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो उसने किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अपॉर्चुनिटीज़ होती तो हैं लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं, हमें पता नहीं कि हम किस फील्ड में जाएं, क्या करें, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे होगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, हमें नहीं पता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं और इंक्यूबेट करते हैं। यानी आपने उसको ज्वाइन कर लिया, वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कहाँ से आपको फंडिंग हो सकती है, कैसे आप मतलब मास फंडिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वो गाइड करते हैं और फिर आप अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ जो है जी, इसके बारे में हम लोग को एक और पॉडकास्ट करना बिल्कुल क्योंकि ये थोड़ा सा एजुकेशन से थोड़ा सा अलग हो गया। ये चीज़ जो कैसे फंडिंग होता है, क्या होता है, एंजल ब्रोकिंग क्या है, एंजल फंडिंग कैसे होता है, ये चीज़ हालांकि असम में बहुत सारे स्टार्टअप्स को पता नहीं है। बिल्कुल नेस्ट बोल के है, जो लोग लकी है पहुंच जाते हैं, जो लोग लकी नहीं है पहुंच नहीं पाते। लेकिन नेस्ट के अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है और ये अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप नेक्स्ट जब भी आओगे, लेकिन ये या तो हम जूम में बिल्कुल हाँ आपका देखेंगे हम लोग करके इसके बारे में हम लोग एक अलग सा पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे भी मेरे ख्याल से 1 घंटे का हो गया, राइट। लेकिन देखते रहिए बिकॉज एजुकेशन रिलेटेड डॉक्टर सलीम also has his own IGTV चैनल, यूट्यूब चैनल। IGTV का तो देखा मैंने, डॉक्टर सलीम शो बोलते हैं। हाँ एंड उसको भी फॉलो कीजिए आप लोग जी। और ज्ञानी इंडियंस करके है एक हमारा वेबसाइट भी है और ज्ञानी इंडियंस करके हमारा यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही साथ एक चैनल हमारा द सलीम शो करके है जिसमें हमारे पॉडकास्ट होते हैं। ज्ञानी इंडियंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जरूर फॉलो कीजिए। और यस, जैसे कि बोला कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था और ये स्टार्टअप्स के लिए कैसे फंडिंग क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हाउ डू, बिकॉज स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फंड्स, राइट। नो हाउ, मैन पावर सब कुछ मिल जाता है, लोग 24 घंटा क्या 30 घंटे भी काम कर लेंगे, राइट। लेकिन फंड्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सब अगर आपको देखना है तो जरूर कमेंट कीजिए, आपको कौन सा पहले चाहिए, ब्लॉकचेन के बारे में चाहिए, स्टार्टअप के बारे में चाहिए, वो भी बताइए। डॉक्टर सलीम को फिर से लाएंगे, वो हम लोग का वादा है। और इकोनॉमी असम, ऑफ कोर्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू डॉक्टर सलीम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू एंड वी फॉर इनवाइटिंग। कैच यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।